स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। वर्ल्ड बैंक भारत के साथ इसका कई दशकों तक 36 का आंकड़ा बना रहा। वर्ल्ड बैंक अगर भारत के अंदर किसी प्रोजेक्ट पर फंडिंग करता तो साथ में आरोपों की एक लंबी लिस्ट फहरिस्त लेकर आता था कि भारत में बहुत करप्शन है, यहाँ पे नेतागिरी में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, काफी पैसा खाते हैं नेता, कंपनियों के साथ नेताओं की साठगांठ है, भारत में बिजनेस करना बेहद बेकार है, इन लोगों को लोन दो जो कि करप्शन में खत्म कर देते हैं। इस प्रकार के एलिगेशंस लगाया करता था वर्ल्ड बैंक भारत के ऊपर में। पर वो वक्त था और एक आज का वक्त है। आज से 10-15 साल पहले भारत जो था वो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में 11वें नंबर पर रैंक करता था। भारत की जीडीपी इतनी थी कि हम टॉप 10 में भी नहीं थे, 11th पोजीशन पे थे। और आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ना कि सिर्फ दुनिया के 5वें नंबर पर है हम, बल्कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा जीडीपी वाले देश है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है इस वक्त जो हमारी जीडीपी है, दुनिया में किसी भी मेजर इकोनॉमी की इतनी बड़ी जीडीपी नहीं है दोस्तों। सबसे तेज गति से भारत बढ़ रहा है और इस बात को सीधे अपनी सीट से खड़े होकर वर्ल्ड बैंक ने ना सिर्फ सैल्यूट किया है बल्कि भारत के सामने घुटने भी टेक दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने सीधे सीधे सरेंडर कर दिया है। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, पर इसने सलाम भी किया और घुटने भी टेके हैं भारत के सामने। जानते हैं क्यों? पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ महामारी आ गई है, दुनिया भर में तबाही मचेगी, सारे देशों की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, भारत में तो हालत बहुत खराब होने वाली है, बहुत पॉपुलेशन है दोस्तों, वहाँ पे बहुत आबादी है, वहाँ की बहुत पोल्यूशन है, बहुत करप्शन है और अच्छा खासा वहाँ पर कोई हेल्थ सिस्टम है भी नहीं। अब महामारी आ गई है तो अब बचेगा नहीं भारत, इसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी कूड़ेदान में जाने वाली है, प्रेडिक्ट कर दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ? फिस्कल ईयर 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी 8.7% रही, डाउन हुई। 2022-2023 में कितनी? 7.2% हुई। ये वो वक्त था जिस वक्त में बड़ी बड़ी इकोनॉमी बैंक करप्ट होने की कगार पर आ गई। नेगेटिव में जिनकी जीडीपी जा रही उसमें जर्मनी जैसा देश भी है जिसे हम पछाड़कर आगे आए हैं, यूके जैसे देश को पछाड़कर हम आगे आए हैं 2023 में। समझ लीजिए आप इस बात को। तो भारत के ऊपर जो भी प्रिडिक्शन करता वर्ल्ड बैंक कि भाई इस साल जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ इतनी रहेगी, वो गलत साबित हो जाती है। एक के बाद एक इसकी जो है इतनी सारी रिपोर्ट्स, स्टडीज, इसके प्रिडिक्शंस जो रहे हैं, जो भविष्यवाणियां रही है भारत की इतनी जीडीपी रहेगी, वो सब की सब गलत साबित होती रही। अब जो ये प्रिडिक्शन करता है वर्ल्ड बैंक वो क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहली चीज, ये वर्ल्ड बैंक जो जीडीपी का प्रिडिक्शन करता है किसी भी इकोनॉमी के बढ़ने या घटने के दर को बताता है, उससे होता यह है कि एक तो वो जिस कंट्री के बारे में प्रेडिक्शन करता है उस कंट्री में जो भी सरकार रहती है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, उसकी आर्थिक जो नीतियां होती है उसमें ट्विकिंग करना शुरू कर देते हैं, एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अरे वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि हमारी जीडीपी गिरने वाली है तो हमको ये कर देना चाहिए, तो हमें टैक्स रेट बढ़ा देने चाहिए, या हमें नॉर्मल से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, या फिर हमें कम टैक्स रखना चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट रखना चाहिए, कम इंटरेस्ट रखना चाहिए, लोन दे रहे तो ब्याज कम लेना चाहिए या ज्यादा लेना चाहिए। ये सारे तरीके के एडजस्टमेंट वो कंट्रीज करने लगती है। तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा होता है उन कंट्रीज को जो काफी ज्यादा माल लूट कर बैठी हुई है, दबा के बैठी हुई है दौलत, और उनके पास ये है पैसा लगाए तो कहाँ लगाए। जब वर्ल्ड बैंक अपनी स्कीम लेकर आती है, अपने भविष्यवाणियों की और अपने प्रेडिक्शंस की लिस्ट लेकर आती है जीडीपी की, तो ये सारे बड़े बड़े धन्ना सेठ वाले जो देश है ये पैसे लेकर खड़े रहते हैं। वर्ल्ड बैंक अगर सजेस्ट करता है कि इस देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, प्रेडिक्शन में अगर दिखाता है, तो पैसे लेकर तुरंत वहां उस देश के अंदर पहुंच जाते हैं, उस देश के साथ अपने संबंध सुधारना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरीके से सारी अरब कंट्रीज जो है वो भारत के साथ मित्रता बढ़ाने लगी है। ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ होता है दोस्तों। वही वर्ल्ड बैंक जो कभी भारत को नीचा दिखाता था, आज उसे भारत को ना सिर्फ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ना कि सिर्फ वो भारत को ऊपर में रैंक कर रहा है कि भाई भारत की जीडीपी जो है कुछ भी हो जाए आने वाले 3 साल तक कम से कम 6.5 के दर से आगे बढ़ेगी। 6.5 भी बहुत ज्यादा दर होती है दोस्तों जीडीपी की। आप समझिए इस बात को। दुनिया भर में युद्ध का युग चल रहा है, हर कंट्री में रिसेशन आ रहा है, अमेरिका तक में रिसेशन का खतरा बना हुआ है,
कई एक्सपर्ट तो ये कहते हैं, आर्थिक एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन के फेस में चल रहा है। जर्मनी ऑलमोस्ट नेगेटिव जीडीपी में जा चुका है, वहां रिसेशन आ चुका है बुरे तरीके से। तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमी का, तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कम से कम 6.5% तो इसका दर रहेगा ही रहेगा, एवरेज मान के चलिए। तो वर्ल्ड बैंक ने अब सरेंडर कर दिया है कि भैया अब इसकी इकोनॉमी हमारे समझ से तो परे है। जब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये सारे आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, सारी कंट्रीज जो होती है ऑयल बेचने वाली कंट्रीज, वो डॉलर से त्रस्त हो गए तो चलो रुपए में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब ने संबंध अच्छे करने शुरू कर दिए भारत से। आप जरा गौर से देखेंगे तो एशिया की जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचती है, भारत के साथ में मित्रता की साठगांठ करने की सोचती है। रशिया पहले से ही अच्छा मित्र था और भी बड़ा अच्छा मित्र बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है भारत की जगह कभी भी छीन सकता था रशिया से अंतरंगता अपनी बढ़ाने के लिए, तो रशिया ने फिर भी भारत को महत्व दिया, क्योंकि भारत ने ना कि सिर्फ पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले वक्त में चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका नहीं बल्कि भारत होने वाला है। मान के चलिए दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका को सुपर पावर मानना बंद कर दीजिए। बस चंद दशकों की बात है, नंबर 1 की लिस्ट से वो नीचे लुढ़केगा और चाइना नंबर 1 पे जाने वाला है। इस बात का प्रेडिक्शन दुनिया के हर ट्रेड पंडित, हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कर दिया है। वो चाइना के साथ में होगा और अड़ोस पड़ोस में होगा। एशिया जो है वो हब बनेगा, सेंटर बनेगा, फाइनेंशियल सेंटर बनेगा। पैसा जो होगा वो यहाँ होगा भारत चाइना के बीच में। बाकी यूरोप वगैरह ये सब डिक्लाइन आना शुरू हो चुका है, कई यूरोप कंट्रीज में आ चुका है। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर फाइनेंशियल हब होने वाला है आने वाली दुनिया का। और आपको एक बात बता दे दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका फोरकास्ट जो बताया जा रहा है वो आगे रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है मैनेजेबल इन्फ्लेशन लेवल्स। हालांकि हमें महंगाई काफी ज्यादा महसूस हो रही है भारत के अंदर, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो इन्फ्लेशन की रेट्स भारत के अंदर उतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरे देशों के अंदर जो जनता झेल रही है वो काफी ज्यादा है। भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, 3 बार सेम सरकार आ चुकी है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा इफेक्टिव सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज। अब वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस का मानना है भारत के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो आर्थिक नीतियां है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, वो इस तरीके से सेट हुई है जिससे भारत की जीडीपी को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो अब इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है, भारत आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा अगर हमने अपने रिफॉर्म जारी रखे, हर सेक्टर्स में अपने रिफॉर्म्स लाते रहे और मुनाफे की तरफ टारगेट किया। देश के वेलबींग के साथ साथ लोगों को, आम जनताओं की सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ साथ आम जनता का जो विकास है उसको ध्यान में रखकर अगर हमने यूनिफॉर्म लेवल पर ग्रोथ किया, सभी तक पैसा पहुंचाया, सभी तक जो है मुनाफा पहुंचाया, ये नहीं कि बेहद कम जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत ही कम कंपनियां हैं, उन्हीं तक फायदा पहुंचाया। अगर इसे ग्रास रूट लेवल तक इस फायदे को पहुंचाया गया, जो जीडीपी में ग्रोथ आ रही है उसे किसी तरीके से भारत की जो फाइनल कमीशन है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसे इस तरीके से हैंडल करे कि फायदा सबको मिले और भारत की जो यूथ है उसे ट्रेन किया जाए, मौका मिलना चाहिए उसे कि वो आगे आ सके। उसे अगर सही तरीके से इक्विप्ड करेंगे, सही हुनर के साथ, सही स्किल के साथ, सही टैलेंट के साथ, तो भारत ना सिर्फ अपनी इस बढ़त को बनाए रखेगा बल्कि बेहद तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस वक्त भारत को जरूरत है, भारत को सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज नहीं चाहिए, बल्कि भारत के हर कस्बे के अंदर इतनी क्वालिटी डेवलप हो जानी चाहिए कि हर कस्बा अपने आप में एक प्रोडक्शन हब बन जाए। ऐसे ही कुछ किया था चाइना ने, हमें उसे रिपीट करना होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक मानकों के अंतर्गत लोकतांत्रिक वैल्यूज को मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा कर पाया भारत तो समझ लीजिए अमेरिका आज जिस पोजीशन पर बैठा हुआ है वो अपने आप को डेमोक्रेसी भी कहता है और सुपर पावर भी कहता है। अमेरिका के अलावा और दूसरी कोई भी ऐसी पावरफुल कंट्री नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी भी है, जहां पर पैसा भी है, जहां के लोग संभ्रांत भी है। रशिया देख लीजिए, रशिया में भी आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है, पुतिन चला रहे तो पुतिन ही चलाते हैं। चाइना देख लीजिए, जी जिनपिंग जो चला रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है तो कम्युनिस्ट पार्टी ही चला रही है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों,
तो हम अमेरिका की सक्सेस को कॉपी कर सकते हैं। हूबहू अमेरिका के मॉडल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है हमें, चाइना की भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सामने रख करके देश की इस बढ़त को बनाए रखना होगा। और तो फिर ये वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या चीज है, कल हमारे खिलाफ आरोप एलिगेशंस लगाया करते थे, हमें नीचा दिखाया करते थे, और आज देखिए हमारे बारे में प्रेडिक्शन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो कल को इन्वेस्टर्स भी जो है वो सोचेंगे भारत के बारे में ये बार बार गलत प्रेडिक्शन करता है, कम हो जाएगी इकोनॉमी, पर भारत तो बढ़ता जा रहा है, चलो हम पैसा लगाएंगे वहां, तो दुनिया भर से सारी कंट्रीज आकर इन्वेस्टमेंट करेगी यहाँ। तो अब वर्ल्ड बैंक के बारे में भी अगर देखा जाए तो अब उस पर बट्टा लग गया है कि भारत के बारे में ये सही प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।